क्या आपने कभी कांग्रेस या बीजेपी के सांसदों को संसद में दहाड़ते हुए सुना है? या फिर इन पार्टियों के विधायकों को विधानसभा में आदिवासियों के मुद्दों को लेकर गरजते हुए सुना है? आखिर क्यों आदिवासियों के वोटों से जीतने वाले बड़े बड़े नेता आदिवासियों के मुद्दे पर हमेशा चुप रहते हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? क्या कोई मजबूरी है या फिर छिपा हुआ है कोई मतलब? आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। शुरुआत से पहले आपसे एक बार फिर गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। अब आते हैं मुद्दे पर कि आदिवासियों के मुद्दे पर आदिवासी नेता चुप क्यों रहते हैं। आज के दौर में अगर आप देश भर में आदिवासी सांसदों की, विधायकों की प्रोफाइल देखेंगे तो ज्यादातर बीजेपी की टिकट पर जीते हैं पहले नंबर पर, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस के आपको विधायक सांसद मिलेंगे। अगर 20 साल पहले की तस्वीर उठाकर देखेंगे तो लगभग यही तस्वीर नजर आएगी। बस फर्क इतना था कि कांग्रेस के सांसद विधायकों की संख्या पहले नंबर पर थी और बीजेपी के दूसरे नंबर पर। ये फर्क, ये बदलाव तो नजर आता है। लेकिन एक बदलाव जो इतने सालों में भी नहीं बदला है वो है तमाम आदिवासी नेताओं की, आदिवासी विधायकों की, सांसदों की जो कांग्रेस और बीजेपी से जीतकर सदन तक पहुंचते हैं, उनकी चुप्पी। ये चुप्पी किन मुद्दों पर है, या फिर ये पूछिए कि किन मुद्दों पर नहीं है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा जल, जंगल और जमीन का, उस पर चुप्पी है। उसके साथ ही आदिवासियों की पहचान का मुद्दा है, उनकी संस्कृति का मुद्दा है, उस पर चुप्पी है। खनन और उद्योग के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन होता है, उस पर भी ये माननीय आपको चुप ही नजर आएंगे। पैसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार आज तक नहीं मिले हैं तमाम राज्यों में, उस पर भी चुप। पांचवी अनुसूची सिर्फ औपचारिकता और दिखावा बनकर रह गई है, उस पर भी ये माननीय चुप हैं। वन अधिकार कानून के तहत आधे से ज्यादा आदिवासियों के दावे जमीन के खारिज कर दिए गए, उस पर भी खामोशी है। क्या आपने कभी इन पार्टियों के आदिवासी सांसदों और विधायकों को इस बारे में दहाड़ते हुए सुना है कि स्कूल की किताबों में आदिवासी नायकों का इतिहास शामिल क्यों नहीं किया जाता? या फिर आदिवासियों की बरसों से चली आ रही धर्म कोड की मांग को लेकर कभी इन विधायकों या सांसदों को सड़क से लेकर सदन तक कभी वहां पर इस मुद्दे को उठाते हुए देखा है? क्या कभी आदिवासी संस्कृति, पहचान को बचाए रखने के लिए इन लोगों ने कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई पहल की है? ज्यादातर मामलों में आपने नहीं ही सुना होगा। जिन मामलों में कभी कभार सुना होगा वो भी तब जब ये नेता, सांसद, विधायक विपक्ष में होते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो चुप रहते हैं और जब विपक्ष में आते हैं तो फिर बोलना शुरू कर देते हैं। सत्ता का ये खेल आप समझिए। जब आप सरकार में हो, आपके पास फैसले लेने की, आदिवासियों के मुद्दों का समाधान करने की ताकत है, तब आप चुप्पी साध लेते हो, और जब विपक्ष में आते हो तो जोर शोर से बोलना शुरू कर देते हो। बोलो, हमला करो और आदिवासी बनाम सरकार वाला खेल खेलना शुरू कर दो। ये तमाम राज्यों में आपको नजर आएगा, जहां पर सत्ता में रहते हुए तमाम नेता चुप मिलेंगे और विपक्ष में आते ही बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब उन्हें आदिवासियों के वोट चाहिए होते हैं। अब राज्यवार हम सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, और अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही उन्होंने 1720 एकड़ हेक्टेयर का जो संरक्षित वन है उसका वो परिवर्तन कर दिया है, उसको गैर वानिकी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। वहां पर भी माइनिंग की जाएगी और तमाम आदिवासियों को विस्थापन होगा, जंगल काटे जाएंगे। रामगढ़ में जो तमनार तहसील है, वहां पर जनता विरोध करे या ना करे, पेड़ कट रहे हैं। ज्यादा विरोध होता है आदिवासियों को, तो पुलिस की निगरानी में पेड़ कटते हैं, लेकिन पेड़ कटना, जंगल कटना बंद नहीं हो रहे हैं। हसदेव के बारे में सबको पता ही है, पैसा कानून जमीन पर लागू नहीं है। पांचवी अनुसूची के बारे में भी वहां पर सिर्फ नाम की जो है सलाहकार समिति है, फैसले सारे सरकार ही लेती है। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो वन अधिकार अधिनियम है, उसमें 9.5 लाख दावों में से 4 लाख दावे रिजेक्ट हो गए, लेकिन किसी ने चू तक नहीं की, किसी भी आदिवासी सांसद ने। अभी जब विश्व आदिवासी दिवस था तो कार्यक्रम तो दूर, बधाई देना तक आदिवासी मुख्यमंत्री ने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि नहीं तो ये पार्टी लाइन के खिलाफ माना जाता। और वहां पर 4 आदिवासी सांसद हैं, नाम है महेश कश्यप, चिंतामणि महाराज, भोजराज नाग और राधेश्याम राठिया। लेकिन क्या आपने कभी किसी को दहाड़ते हुए सुना? इसके अलावा कांग्रेस के भी सांसद हैं जो अलग अलग समय पर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, दीपक बैज हो चाहे मोहन मरकाम। जब सत्ता रही तब ये सब भी चुप्पी ही साधे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। देश का सबसे बड़ा आदिवासी आबादी वाला राज्य और देश में सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद भेजने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। 6 सांसद हैं, सभी बीजेपी के। सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते, 7 बार के सांसद, पर आदिवासी मुद्दों पर हमेशा मौन। केंद्रीय मंत्री भी है, यहां से 2 आते हैं, दुर्गा दास उइके और सावित्री ठाकुर। मंत्री हैं पर आवाज नहीं,
पहली बार मंत्री बने हैं, मंत्री बनकर ही खुश हैं, सरकार की नीतियों को, सरकार की जो पार्टी की लाइन है उस पर आगे चलते हैं, आदिवासियों के मुद्दे से कोई बहुत ज्यादा लेना देना होता नहीं है। और जो दूसरे सांसद हैं उसमें हिमाद्री सिंह है, गजेंद्र सिंह पटेल हैं, अनीता नागर चौहान है, इनका भी आदिवासी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। मंत्री भी हैं, मशहूर मंत्री भी हैं, विजय शाह, जिनका आपने नाम भी सुना होगा, विवादित बयान भी दिया था, संपत्ति उइके हैं, नागर सिंह चौहान हैं, लेकिन आदिवासियों के मुद्दों पर कभी मुखर आपको नहीं मिलेंगे, पार्टी लाइन पर ही चलेंगे, क्योंकि कुर्सी ज्यादा प्यारी है, आदिवासियों के मुद्दे नहीं। ये भूल जाते हैं कि इन्हें उस कुर्सी तक, उस सदन तक किसने पहुंचाया है। कांग्रेस में नेता है उमंग सिंगार, विक्रांत भूरिया, विपक्ष में रहते हुए अभी थोड़ा बोलते हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाई कि उस दौर में कमलनाथ की सरकार में पैसा कानून क्यों नहीं मध्य प्रदेश में लागू हुआ, क्यों वन अधिकार के इतने दावे आदिवासियों के खारिज कर दिए गए। ओमकार सिंह मरकाम, बाला बच्चन जैसे मंत्री भी रहे हैं, लेकिन तमाम आदिवासियों के मुद्दों पर कांग्रेस सरकार के समय चुप रहे, अभी भी चुप्पी साधे हुए, बहुत ज्यादा उनको लेना देना है नहीं। अब आते हैं झारखंड, बड़ी आदिवासी आबादी वाला राज्य है। 5 आदिवासी सांसद हैं, 3 है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, विजय कुमार हंसदक, जोबा मांझी, नलिन सोरेन। कांग्रेस के 2 सांसद हैं, सुखदेव भगत, कालीचरण मुंडा। इसके अलावा और है जो 2 बड़े आदिवासी चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी। इनमें आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कुछ आदिवासी सांसद तो आदिवासी संस्कृति, पहचान, जमीन के लिए, उनके अधिकारों के लिए, अलग धर्म कोड के लिए मुखर दिख जाएंगे, लेकिन बाकी नेता पार्टी लाइन पार करके कभी आदिवासियों के मुद्दों पर बोलते नहीं। उनके लिए विकास मतलब है गांव में सड़क नाली बन जाना, स्कूल खुल जाना, ये तो होना ही चाहिए, ये तो आजादी के बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हो पाया, बहुत दुर्भाग्य की बात है। लंबे समय तक तो कांग्रेस की सरकार रही है, उनके ऊपर इस बात की तोहमत आएगी कि उस दौर में क्यों आदिवासी सुदूर इलाकों तक रोड, सड़क, नाली नहीं बन पाई, क्यों स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंच पाए। इन मुद्दों के लिए तो तमाम पार्टियां जिम्मेदार हैं, लेकिन जो आज आदिवासियों के मूल मुद्दे हैं उन पर भी ये नेता चुप रहते हैं। राजस्थान की बात करते हैं, 3 आदिवासी सांसद हैं, राजकुमार रोत जो भारत आदिवासी पार्टी के सांसद हैं, जो अभी के दौर में आप देखेंगे तो तमाम 47 सांसदों में, आदिवासी सांसदों में सबसे ज्यादा मुखर है। इसके अलावा बीजेपी से मुन्ना लाल रावत, कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा। इन जो राजकुमार रोत को छोड़कर बाकी के 2 सांसद आपको कभी सदन में बोलते हुए नजर नहीं आएंगे, अगर बोलते हुए नजर भी आएंगे तो पार्टी लाइन पर ही बात करेंगे, आदिवासियों को मुद्दों को लेकर, उनके विस्थापन को लेकर, पैसा कानून लागू नहीं हुआ इसको लेकर कभी बोलते नहीं दिखेंगे। इसके अलावा अगर राज्य सरकार के मंत्रियों की बात करें तो बाबूलाल खराड़ी हो या फिर हेमंत मीणा या फिर कांग्रेस सरकार के समय मंत्री रहे प्रसादी लाल मीणा समेत दूसरे आदिवासी नेता, सदन तो छोड़िए सार्वजनिक मौकों पर भी पार्टी लाइन से बाहर जाकर आदिवासी के मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनके लिए पार्टी लाइन ही सर्वोपरि है। अगली बार टिकट चाहिए, टिकट कट जाएगा भाई, वो ज्यादा जरूरी है वहां पर पहुंचना। बात गुजरात की करते हैं, 4 आदिवासी सांसद हैं, चारों भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 बार के सांसद हैं, प्रभुभाई नागर भाई वसावा जो बारडोली से हैं, इसके अलावा जशुभाई भीलू भाई हैं, धवल लक्ष्मण पटेल हैं, जसवंत सिंह सुमन भाई भाभोर हैं। इन नेताओं को भी कभी आपने संसद में दहाड़ते हुए, गरजते हुए, आदिवासी मुद्दों के लिए बोलते हुए, अपने आदिवासी भाइयों के लिए लड़ते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। जल जंगल जमीन पर, पैसा पर, 5वीं अनुसूची पर, विस्थापन पर कभी आपको बोलते नजर नहीं आएंगे। अगर इक्का दुक्का हो सकता है मौकों पर बोलते नजर भी आ जाएं, लेकिन पार्टी लाइन ज्यादातर मौकों पर क्रॉस नहीं करते हैं। महाराष्ट्र से 4 आदिवासी सांसद हैं, कांग्रेस से 2 सांसद हैं, बीजेपी से 1 है, एनसीपी से 1 है, लेकिन पैसा, 5वीं अनुसूची, विस्थापन, जल जंगल जमीन, वन अधिकार कानून का लागू ना होना, पैसा के नियमों के तहत आदिवासियों को ग्राम सभा को अधिकार ना मिलना, इसमें ज्यादातर मौकों पर चुप रहते हैं। राज्य सरकार में भी आदिवासी मंत्री हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी के अशोक उइके हों या फिर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे शिवाजीराव मोघे, चुप्पी यहां पर भी आपको नजर आएगी। उड़ीसा, ये एक और ऐसा राज्य है झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावा जहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। बीते कई सालों से उड़ीसा में पैसा कानून को लागू करने के लिए मांग हो रही है, प्रदर्शन हो रही है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी इलाके से आती हैं, लेकिन उसके बाद भी राज्य में आदिवासियों के पास, ग्राम सभाओं के पास जल जंगल जमीन को लेकर फैसला लेने का कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, क्योंकि पैसा यहां पर लागू ही नहीं हुआ। 5 आदिवासी सांसद भी हैं, 4 बीजेपी के और कांग्रेस के 1, जुएल ओराम जो बीजेपी का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा है, 6 बार के सांसद और अभी केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, लेकिन आदिवासियों के मूल मुद्दों पर, आदिवासियों की संस्कृति, पहचान पर, उनके अलग धर्म कोड की मांग को लेकर, उनके जल जंगल जमीन को लेकर कभी आपको मुखर नहीं दिखेंगे, सिर्फ पार्टी लाइन पर चलते हैं। इसलिए लगातार पार्टी टिकट दे रही है और केंद्र में मंत्री भी हैं। मंत्री तो जनजातीय कार्य मामलों के, आदिवासी मामलों के मंत्री हैं, लेकिन सिर्फ बुनियादी काम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी डेवलपमेंट पर ही ध्यान है। वो तो होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, इतने सालों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो आदिवासियों की लगातार बरसों से लड़ाई जारी है, उन मांगों से भी मंत्री महोदय का कोई ज्यादा लेना नहीं है।
अमूमन यही हाल आपको और भी राज्यों का मिलेगा, सांसदों का मिलेगा, तमाम जगह विधायकों का मिलेगा। तस्वीर इससे अलग नहीं मिलेगी। सत्ता में होते हैं तो चुप हो जाते हैं, विपक्ष में आते ही मुद्दा उठाते हैं क्योंकि वोट चाहिए, फिर वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो चुप, और सत्ता वाले विपक्ष में आ गए तो वो चुप। अब असली सवाल ये है कि ये नेता चुप क्यों रहते हैं। पहली वजह जो है, पार्टी टिकट देती है, अगर बोलेंगे तो पार्टी टिकट काट देगी, तो माननीय की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। इसलिए वो बेहतर समझते हैं कि चुप रहना, ताकि अगली बार फिर उस कुर्सी पे पहुंच सकें। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस कुर्सी तक पहुंचाने वाली जनता उनकी आदिवासी जनता है। दूसरी वजह है, तमाम पार्टियों में, सरकार में, जो भी जिस भी पार्टी की सरकार रही हो, खनन, जंगल, भूमि, जमीन, इन पार्टियों, इन मसलों पर फैसला पार्टी हाईकमान लेता है। इसमें आदिवासी सांसदों, विधायकों की या मंत्रियों तक की भूमिका बहुत सीमित होती है। वहां पर भी उन्हें चुप ही रहना पड़ता है। बोलने पर जो तीसरी वजह है, अगर बोलते भी हैं तो नोटिस आ जाता है, और चुप रहने पर प्रमोशन मिलता है। इसलिए प्रमोशन ज्यादा प्यारा है, बजाय इसके कि आदिवासियों को मुद्दों को उठाएं। और एक और जो बड़ी वजह है, वो है आदिवासी समाज एकजुट वोट बैंक किसी भी पार्टी के लिए नहीं है। इसलिए सरकारों के लिए वो मुद्दा प्राथमिकता में नहीं है। सरकारों को भी पता है कि आदिवासी समाज अलग अलग जनजाति समाज में बटा हुआ है, एकजुट होकर वोट नहीं करता है, तो किसी को भी वो टिकट देंगे, जीतेगा उन दोनों पार्टियों में से कोई एक ही, कोई तीसरा आदिवासी समाज जिताएगा नहीं। कम से कम अभी तो ऐसा बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए नेता बोलना भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं कि उन्हें किस जनता ने भेजा है। और इसीलिए यही वजह है कि आदिवासी सांसद या विधायक आदिवासियों के प्रतिनिधि ना होकर पार्टी के प्रतिनिधि बन जाते हैं। और इसका नतीजा क्या है? आजादी के 78 साल बाद भी जल, जंगल, जमीन को लेकर आदिवासियों की लड़ाई जारी है। खनन उद्योगों के नाम पर विस्थापन हो रहा है, पैसा कानून जमीन पर लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची के मामले में भी औपचारिकताएं ज्यादा है। वन अधिकार अधिनियम के तहत आधे पट्टे करीब आदिवासियों के खारिज कर दिए गए, सुनवाई नहीं हुई, बरसों से काबिज आदिवासियों को जमीन का अधिकार नहीं मिल पाया। स्कूल में आदिवासी इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, ये आप भी जानते हैं। और अलग धर्म कोड की मांग जो बरसों से आदिवासी कर रहे हैं, वो एक मांग ही बनकर बनी हुई है। 2027 में जनगणना होना है, लेकिन ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते हैं कि आदिवासियों को उनकी पहचान मिलेगी। आज देश में आप तस्वीर देखिए कि 47 सांसद जो हैं आदिवासी हैं, और 530 विधायक आदिवासी हैं। ये नेता, ये सांसद, ये विधायक किसी पार्टी की दया से, किसी पार्टी के रहमो करम पर जीत के नहीं जाते हैं, बल्कि संविधान ने उनको यह अधिकार दिया है। इसलिए उन सीटों से चुनकर जाते हैं, क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षित है। लेकिन उसके बाद भी ये नेता अगर वहां पर जाकर आवाज नहीं उठाते हैं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा धोखा होता है इस देश के 12 करोड़ आदिवासियों के साथ। क्योंकि उन्हें कुर्सी ज्यादा प्यारी है, उन्हें आदिवासियों के हक में बोलना गवारा नहीं है, क्योंकि अगली बार उनका टिकट कट जाएगा। तो ये मूल वजह है। इसके बारे में आप भी सोचिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे जनता भी, यानी आप भी जिम्मेदार हैं कि क्यों आप हर बार सोच समझकर फैसला नहीं लेते, क्यों ऐसे नेताओं को नहीं चुनते जो सदन से लेकर सड़क तक आपके हक में आवाज उठाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, और फिर से जाते जाते गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।